मैं आपका गाइड ओजांक। और आज जो आपने लगातार क्वेश्चन पूछे, सर एनसीईआरटी पर कुछ प्रकाश डालते हुए कोई वीडियो बनाइए, तो आज की जो ये वीडियो है वो एनसीईआरटी के महत्व को लेकर है, वाई एनसीईआरटी। और हम इसके बाद धीरे धीरे सीरीज के माध्यम से हम शुरू करेंगे कि एनसीईआरटी पे अपनी पूरी कवरेज कैसे करते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का महत्व क्यों है। दोस्तों एनसीईआरटी जैसे आप लोग जानते होंगे, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो जनरली एक आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि आप एनसीईआरटी से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ये अपना बेसिक फंडामेंटल बनाने के लिए आप एनसीईआरटी किताबों के साथ जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें गवर्नमेंट का एक पूरा पैनल होता है और भारतीय शिक्षा नीति के अनुरूप इनको तैयार किया जाता है। यानी कि जो उस विषय के विशद विद्वान होते हैं वो एक पूरे पैनल के माध्यम से एनसीईआरटी बुक्स को प्रिपेयर करते हैं। और इसमें खासतौर पे जो शिक्षाविद हैं उनका प्रयोग करने के साथ साथ जो मनोविज्ञान के लोग हैं वो भी इसमें यूज किए जाते हैं। यानी कि जो एक लेवल ऑफ लर्निंग होती है 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, वो जो लेवल ऑफ लर्निंग होती है और उसका जो आउटकम यानी कि जो उसका निष्पादन करने की जो क्षमता होती है उसको ध्यान में रख के इन किताबों का निर्माण किया जाता है। यानी इन किताबों का जो सबसे महत्वपूर्ण एक महत्व होता है वो आपका ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ आपकी बौद्धिक क्षमता इसको बढ़ाने का भी वो काम करते हैं। आप नॉलेज को तो गेन करें ही करें, इंफॉर्मेशन को तो कलेक्ट करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ जो आपके सीखने समझने की क्षमता होती है उसको भी ये धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। यानी आपने देखा होगा एनसीईआरटी में स्पेशली जो 2005 की हमारी नीति रही है और उसके बाद से जब हम आगे गए हैं तो ये बात महसूस किया जाने लगा था कि अभ्यर्थियों के अंदर जो एस्पिरेंट्स हैं किसी भी तरह की नौकरी में, उनको रटने से कहीं ज्यादा एक जो है बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। एनसीईआरटी किताबों को फ्रेम इसी हिसाब से किया गया है कि आपके पास एक सोचने की क्षमता हो। उसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार की केस स्टडी देती हैं जहां पर आप अपने आसपास इसको लर्न कर सकते हैं। और यही कारण है कि भारत में अगर हम शिक्षा पद्धति की बात करें, बेसिक शिक्षा पद्धति की बात करें, तो उसमें एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा दबदबा है, एक बहुत बड़ा उसका रुतबा है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप अब यूपीएससी में आ रहे हैं और यूपीएससी में अब जो है वो पैटर्न को बदल दिया गया है और इस पैटर्न के बदलाव के साथ साथ जो है यूपीएससी लगातार ये कोशिश कर रही है कि आपकी बौद्धिक क्षमता डेवलप होनी चाहिए। आपके पास इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक जो है वो बड़ा डाटा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रॉट लर्निंग को अवॉइड कर रहे हैं। यानी कि जो आप मगअप कर रहे हैं, चीजों को रट रहे हैं, उससे अवॉइड कर रहे हैं। और उन्हें ऐसे एस्पिरेंट चाहिए होते हैं जो अपने स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पार्ट्स को कवर करके रखें और उनके पास एक जो है ओरिजिनल थिंकिंग हो। जो प्रश्नों की प्रवृत्ति इस समय एग्जाम्स में आ रही है वो इस प्रकार की आ रही है कि वो आपके आसपास के विषय को उठाते हैं और उस पर क्वेश्चन बना देते हैं ताकि आप सचेत रहें और आप जो है नई सोच के लिए हमेशा तत्पर रहें। इस हिसाब से अगर देखें तो जो स्टूडेंट अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या जो स्टूडेंट अपना एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प हो सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत हो सकती है। पर अब हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी में चैलेंज क्या है। अब जैसे मान लीजिए मैं भूगोल की किताबों की बात करूं तो 6th क्लास की जो किताब है पृथ्वी हमारा आवास, जहां अर्थ को फोकस करके जिस पर हम रहते हैं, जो हमारा लिथोस्फीयर है, स्थलमंडल है, उसके विषय में एक बेसिक जानकारी दी गई है जिसमें अक्षांश, देशांतर, आपके जो ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारियां, कुछ हमारे सौर मंडल के बारे में जानकारियां और एक बेसिक जो है आपका भूगोल के साथ जुड़ाव स्थापित किया गया है ताकि आप जो है वो भूगोल को पढ़ने के रूप में जो यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मैप हो, चाहे चित्रण हो या पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो, इसके विषय में जो एक बेसिक जानकारी होती है वो इस किताब में कवर किया गया है। इसके बाद अगला स्टैंडर्ड आता है, जब 7th क्लास में जाते हैं तो एनसीईआरटी में ये माना जाता है कि अब आपके पास एक बेसिक जो है वो एक स्टार्टअप हो गया और आप अपने सब्जेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं। यानी हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण का मतलब होता है, पर्यावरण एक विषय बहुत बड़ी धारणा होती है। पर्यावरण मनुष्य के स्वयं के अंदर भी होता है, मनुष्य का होता है और प्रकृति का पर्यावरण होता है। यानी ये इंटरलिंकिंग शुरू हो जाती है। मनुष्य के द्वारा बना गया पर्यावरण होता है और मनुष्य स्वयं पर्यावरण का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट के माध्यम से हमारे आसपास क्या चल रहा है उसके विषय में आपकी एक सोच जो है डेवलप करनी है। अब देखिए यहीं पर ही है मैं आपकी एक हायर स्टडीज को जो है सेट करता हूँ। जब आप हमारा पर्यावरण किताब को पढ़ते हैं या इसको जानते हैं तो सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि मेरा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया है। पर्यावरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें फीडबैक सिस्टम काम कर रहा होता है। यानी कि जो आज हम प्रकृति को दे रहे हैं, जो उसमें हम डाल रहे हैं, जो हमारे पदचिन्ह है वो वापस लौटकर हमें ही प्रभावित करेंगे क्योंकि हम इस पूरी प्रकृति का एक भाग हैं। अब जरा महत्वपूर्ण तरीके से देखिए कि यहां पर जो है आपको एक सोचना है। आज मानव जाति अपने ज्ञान और विज्ञान के आधार पर बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास सुपर
सुपर कंप्यूटर्स है, आज वो मार्स पर जा रहा है, लेकिन यही मानव का ज्ञान विज्ञान क्या उसको ये नहीं समझा पा रहा है कि अगर तेजी से आप ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाते जाएंगे, यूनाइटेड नेशन आपसे कह रहा है, आईपीसीसी जो है सेगमेंट्स वो आपसे कह रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स कहती जा रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है, तो आखिर वो क्या कारण है कि इतना होने के बावजूद भी हमारा प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, हमारा जो है वो पर्यावरण नष्ट होता चला जा रहा है। दिल्ली में सबसे धनाढ्य और पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ये भारत की राजधानी है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की आबो हवा को सही रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने पड़ते हैं, राइट। और यहां तक इतनी स्थिति खराब है कि यहां की हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम प्रगतिशील हो रहे हैं, हम जो है पढ़े लिखे हो रहे हैं, हम धनाढ्य हो रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, लेकिन पर्यावरण की मूलभूत बातों को समझना अभी हमारे बस में नहीं, या हम उसको शायद समझना नहीं चाहते हैं। हम अपने जल संसाधन, हम अपने वायु, हम अपनी मिट्टी, इनका हम सही उचित प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। सो इस किताब को जो पढ़ने का दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, वो न सिर्फ आपको जो अभी तक के फैक्ट हैं उनके बारे में आप परिचित हों, साथ ही साथ आपके पास एक थिंकिंग, एक थॉट होना चाहिए कि हम एक इस प्रकृति का एक हिस्सा होने के कारण, हम एक बहुत महत्वपूर्ण, एक सबसे जिसे कहते हैं बुद्धिमान प्राणी होने के कारण प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर इस सोच के साथ, इस नई चीजों के साथ अगर आप जाते हैं, तो आगे चलकर जब आप मेंस की स्टडी में पहुंचेंगे तो आपको बहुत मदद होती है और आप एक नई थिंकिंग के साथ आ पाते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 8th क्लास में आते हैं, और 8th क्लास में अब हम धीरे धीरे मनुष्य के अंदर के साथ या मनुष्य के अपने पर्यावरण के साथ जुड़ते हैं और संसाधन और विकास की तरफ बात करते हैं। अब संसाधन हमारे पास क्या है, संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं और डेवलपमेंट में इनकी क्या भूमिका है, विकास किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ये समृद्धि के किस प्रकार अलग होता है। तो इन चीजों का जो हमारा एक सेगमेंट होता है वो हम 8th क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ हमारे लिए संसाधन है, चाहे वायु हो चाहे जल हो, और यहां पर अब आपकी थिंकिंग को और आगे रखा गया है। अगर आज आपने जल संसाधन को नष्ट कर दिया तो मानव प्रजाति का क्या होगा, अगर भूमि संसाधन को नष्ट कर लिया हमारी खाद्यान्न सुरक्षा का क्या होगा। सो यहां पर हमारा अगला सेगमेंट होता है संसाधन और विकास। चलिए 9th क्लास में आते हैं और यहां पर भारत के भूगोल पर बहुत कंसंट्रेट किया गया है। एनसीईआरटी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडियन ज्योग्राफी के आसपास रन करता है, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है। भूगोल में 3 हिस्से होते हैं, जिसमें हम लोग तीसरे हिस्से को माइक्रो रीजन कहते हैं, और हमारा जो रीजन है जिसे हम लोग भारत कहते हैं वो समकालीन भारत क्या है, अभी भारत के पास क्या क्या सेगमेंट्स हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, इनका अध्ययन 2 खंडों में किया गया। 9th क्लास में समकालीन भारत 1 और दूसरे में 10वीं क्लास में समकालीन भारत 2। बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो आपको भारत के परिवहन, भारत के संसाधन, भारत की भौगोलिक परिस्थितियों, इनके बारे में एक बेसिक जानकारी देती है। आप उस विषय के साथ अपने टच में आ जाते हैं। चलिए 11th क्लास में हम थोड़ी सी और हायर स्टडीज में जाते हैं। एनसीईआरटी का पैनल ये सोचता है कि आप हमारी पृथ्वी के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में, हमारे पर्यावरण में जहां पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इन सभी का इंटरेक्शन हो चुका होता है, आप इसके विषय में परिचित हो चुके होंगे। संसाधन क्या होते हैं, उनके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, विश्व में कौन कौन सी जो है पद्धतियां हैं जो विकास कर रही हैं, विनाश कर रही हैं, इसके विषय में आपके पास एक थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम समकालीन भारत में अपने भारत के पूरे परिदृश्य को जानना शुरू कर देते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, चाहे कृषि हो, मृदा हो, संसाधन हो, इनके विषय में हमारे पास एक जानकारी आनी शुरू हो जाती है। अब इन जानकारियों को अगले स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी उठाता है और भारत, पुनः आप भारत के भूगोल में आते हैं और भौतिक पर्यावरण के बारे में जानते हैं। लेकिन अब जो यहाँ स्टडी होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और यहाँ पर चाहे मानसून की मैकेनिज्म हो, चाहे मृदा की मैकेनिज्म हो, इन्हीं डाटा को और ऊपर लेवल तक लेकर जाते हैं, यानी इस डाटा का जो है फैलाव करते हैं। आपकी बौद्धिकता माना जाता है, अगर हम स्कूल वाइज देखें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के आप अध्ययन के बाद अब आप 6ठे साल के अध्ययन में हैं और इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी बौद्धिकता जो है नर्चर हो चुकी है, यानी हम यहां तक आगे जाते हैं। इसके बाद भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो उसके मूल सिद्धांत है उसका हम अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों में जो कुछ भी आपने यहां पढ़ा, इसका एक एनलार्ज वर्जन, इसका एक एनहांस वर्जन आपके सामने आता है। कोई बहुत नई चीजें नहीं होती हैं, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और उसमें जो कॉन्सेप्ट नए होते हैं वो इसके साथ इनपुट आ जाते हैं। माना जाता है कि यहां पर वो जो है वो आपसे भूगोल के जो भौतिक पक्ष हैं, उसके वैज्ञानिक पक्ष और उसके जो तर्क आधारित पक्ष हैं, उनकी आपसे एक अच्छी जानकारी ली जाती है। सो ये जो है वो काफी हद तक फिजिक्स आधारित होता है और इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक जो है दायरा हमारे ज्ञान का बढ़ जाता है। अब हम अगले हिस्से पे आते हैं 12वीं क्लास के भूगोल में। यहां पर जो भूगोल मानव के लिए प्रयोग की जाती है या मानव के साथ प्रयोग की जा सकती है, उनके हम बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें चाहे जनसंख्या हो गया, प्रवास हो गया, आवास हो गया, वो सभी जो मानव अपनी गतिविधियों में करता है, चाहे उसका व्यापार हो गया, चाहे वो संसाधनों का प्रयोग हो गया, जो चीजें आपने यहां पढ़ी ये उसका एप्लीकेबल पार्ट है, क्योंकि मनुष्य ही वो जाति है या मनुष्य ही हम उस सेगमेंट में हम देखते हैं जो अपने संसाधनों का व्यावसायिक
इस्तेमाल भी कर सकता है। वो पशुधन आधारित अर्थव्यवस्थाओं को भी डाल सकता है, वो कृषि को, खाद्यान्न को जो है वाणिज्यिक आधार पर भी लेकर जा सकता है, वो परिवहन को भी वाणिज्यिक इस्तेमाल पे लेकर जा सकता है। सो ऐसी कंडीशन में मानव भूगोल के सिद्धांतों के अंदर ये बेसिकली जो आपने चीजें पढ़ी हैं उनके अनुप्रयोग के बारे में बात करता है, आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और अप्लाई करना इस समय यूपीएससी या किसी भी, अगर हम और एग्जाम्स की बात करें, चाहे सीडीएस हो चाहे अन्य एग्जाम हो, इसमें ये इस पर बहुत फोकस किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अगला हिस्सा, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। वापस हम अपने रीजन में आते हैं और वापस भारत को अपना रीजन मानते हुए, चूंकि हम भारत के निवासी हैं और हमारा जो मुख्य क्षेत्र होगा वो भारत है, तो वहां के लोग का मतलब फिर से वापस मानव के अंतर्गत भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत के लोगों में क्या क्या सेगमेंट चल रहे हैं, वो कैसे अपनी आर्थिकी को लेकर जा रहे हैं। और भूगोल चूंकि संसाधन को अध्ययन कराता है, तो इन संसाधनों के माध्यम से हम कैसे जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था को एनरिचमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों आपस में मर्ज होती है, ये दोनों जो है वो सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ी जा सकती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो कृषि का डोमिनेंस है, लेकिन कृषि जो होती है वो, अगर हम अर्थव्यवस्था में बात करें एग्रीकल्चर, तो ये भूगोल जो कृषि होती है वो वहां की जलवायु, वहां की मृदा, वहां पर सिंचाई व्यवस्था, नदियों और लोगों की जो है वो सस्ता श्रम, इन सभी पर आधारित होती है। तो भूगोल और अर्थव्यवस्था का जो ये संगम यहां होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके पढ़ने के लिए। आपको ये समझ पाएगा कि भूगोल अर्थव्यवस्था को और अर्थव्यवस्था भूगोल को कैसे जो है निरंतर एक दूसरे के साथ अटैच करता है।